हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस यूनिट नंबर 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इस बुक का कोड है PLS 302। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो आपका टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस का यूनिट नंबर 2 का राजनीतिक संचार। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका टॉपिक है उदारीकरण। तो सबसे पहले आपको जो दो टॉपिक दिए गए थे यूनिट 2 में वो थे उदारीकरण और दूसरा था ई प्रशासन। अगर मैं यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 1 को भी कवर करने की कोशिश करूंगी, अगर वो कवर हो जाती हैं या यूनिट नंबर 4 कवर हो जाती है तो आपको ई प्रशासन वाला टॉपिक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो देख लेते हैं, उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले पेपर में अपनी अटेम्प्टेशन भी इसी प्रकार से करनी है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पेज डिवाइडेशन भी करके बता दूंगी कि किस क्वेश्चन को कितने पेजेस में डिवाइड करना है। पहला आता है आपका परिचय। सबसे पहला जो पॉइंट है, उदारीकरण वर्तमान समय की एक मुख्य विचारधारा है। जिस प्रकार 19वीं शताब्दी में समाजवाद पूंजीवाद के उदय एवं विकास के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुआ था, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के अंत में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में कठोर नियंत्रण एवं राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवाद एवं निजीकरण का उदय हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर बोला गया है कि जिस प्रकार जो है वो 19वीं शताब्दी में समाजवाद पूंजीवाद के उदय एवं विकास के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप में पैदा हुआ था, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के अंत में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में कठोर नियंत्रण एवं राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवाद एवं निजीकरण का उदय हुआ था। अब हम अर्थ देख लेते हैं। उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। उदारीकरण को लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का सार यह है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास एवं उसकी अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो उदारवाद है वे व्यक्ति की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र देने का सिद्धांत है। उदारीकरण को आर्थिक उदारीकरण भी कहा जाता है। यह व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का सिद्धांत है। फिर से हम रिपीट करेंगे इस लाइन को कि उदारवाद व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता देने का सिद्धांत है। उदारवाद जो है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है और उदारीकरण को आर्थिक उदारीकरण भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने का सिद्धांत है। फिर हम देख लेते हैं आपका परिभाषा। दो परिभाषा यहाँ पर दी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स साथ में। उदारीकरण से आश्रय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसकी प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नियमनों तथा नियंत्रणों को समाप्त कर दिया जाता है। उदारीकरण से आशय या उदारीकरण से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से जिसके प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नियमनों या नियंत्रणों को, जिसमें नियंत्रणों को समाप्त कर दिया जाता है, उसको ही उदारीकरण कहा जाता है। हेलवोल के अनुसार उदारवाद जीवन के सभी पहलुओं के मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक में स्वतंत्रता की मांग का रूप है। उदारवाद जो है वो जीवन के सभी पहलुओं में, जिसमें मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक है, उसमें स्वतंत्रता की मांग का रूप है। फिर हम देख लेते हैं उदारीकरण के गुण तथा दोष। तो यहाँ पर मैंने आपको गुण तथा दोष दोनों बताए हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वो है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। उदारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है उसमें जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करते हैं क्योंकि उन पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जिस कारण वो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करते हैं। और दोष आ जाता है बेरोजगारी में वृद्धि। उदारीकरण एवं निजीकरण में बेरोजगारी में वृद्धि होती है क्योंकि इसमें आधुनिक मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाएगा तो श्रमिक जो है उनको कम जो है रोजगार प्रदान करते हैं। उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। साधनों को उचित प्रयोग से तथा निजी उद्योगों को अच्छी
प्रबंध व्यवस्था से उत्पादन में जो है वो वृद्धि होना स्वाभाविक है। फिर आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है कीमतों में वृद्धि। दोष में निजीकरण से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उद्योगों के स्वामी अपनी इच्छा से वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करेगा, ना कि समाज के हित को ध्यान में रखकर, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध तो होगा नहीं। कार्यकुशलता में वृद्धि। निजीकरण से उद्योगों में कार्यकुशलता बढ़ती है, क्योंकि इसमें योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और प्रत्येक कर्मचारी अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार जो है वो कार्य करता है। आलसी एवं निकम्मे कर्मचारियों को निजी उद्योगों में कोई जगह नहीं रहती है। मीन्स के प्राइवेटाइजेशन ही कर देना है एक प्रकार से। फिर आता है दूसरा मजदूरों का शोषण। मजदूरों का शोषण उदारीकरण का एक महत्वपूर्ण दोष है। उद्योगपति मजदूरों को मनमाने ढंग से शोषण करेंगे, मजदूरों से काम अधिक लिया जाएगा और उन्हें जो है वो वेतन जो है वो कम दिया जाएगा। उच्च उत्पादकता दर, इसका जो चौथा गुण है वो है उच्च उत्पादकता दर। निजीकरण के कारण उद्योगों में लगी हुई पूंजी पर उत्पादकता दर भी जो है वो ऊंची होती है। फिर आता है उपभोक्ता को हानि। उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण जो हानि है, ये दोष है, एक आपका रह जाता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। निजीकरण से उद्योगों में मालिकों एवं मजदूरों में वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के हितों में टकराव रहता है। मालिक कम वेतन देकर अधिक से अधिक काम लेना चाहता है, जबकि जो मजदूर होता है वो वेतन लेकर कम काम करना चाहता है। फिर आपका आता है उच्च पूंजी निवेश। निजी क्षेत्र में बचत अधिक होती है, जिससे पूंजी निर्माण अधिक होता है और उद्योगों में पूंजी निवेश जो है वो भी अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर आता है हानि में उपभोक्ताओं को हानि। निजीकरण में उपभोक्ताओं को लाभ के स्थान पर हानि भी अधिक होती है, क्योंकि उद्योगपति उन वस्तुओं को ही उत्पादन करना पसंद करते हैं जिनके उनको अधिक से अधिक लाभ हो। इससे उन वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा जो लोगों की जरूरी है, और परंतु उद्योगपतियों के लिए नहीं। फिर आता है आपका सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार की समाप्ति। निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार का अंत हो जाता है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता को उचित कीमतों पर अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती है। और दोष में आ जाता है विदेशी कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। मुख्यतः ये देखा जाता है कि उदारीकरण में जो विदेशी कंपनियां हैं वो किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो शोषण करती हैं। निजीकरण से विदेशी कंपनियां तेजी से भारत में आ रही हैं। ये कंपनियां भारत के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है वो अपने हितों के लिए करेंगी, ना कि भारत के हितों के लिए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उद्योगीकरण का विस्तार। तो भारतीय उद्योगों में भारतीय उद्यमों का तेजी से विकास नहीं हुआ, क्योंकि उद्योगों पर कई प्रकार की सरकारी प्रतिबंध लगी रही और कई बार लाइसेंस प्रणाली के कारण उद्योगपतियों का उत्साह घट रहा है। निजीकरण से उद्योगों का तेजी से विकास होगा, क्योंकि निजीकरण से पाबंदियां नहीं रहेंगी, लाइसेंस प्रणाली समाप्त हो जाएगी और भारत जापान की तरह तरक्की करेगा। क्यों बोला गया है कि जो लाइसेंस प्रणाली थी, कई बार जो उद्योगपति थे उनको लाइसेंस दिया जाता था, कई बार नहीं दिया जाता था, जिस कारण जो है वो उनका जो मनोबल था वो घटता रहता था और वो ज्यादा निवेश करने का प्रयास नहीं करते थे। परंतु उद्योगीकरण के उदारीकरण के कारण वो अधिक से अधिक निवेश करना शुरू कर देंगे, जिस कारण भारत जो है जापान की तरह प्रगति करने लगेगा। और आपको दोष में आपका पॉइंट आ जाता है, दोष में आपका पॉइंट है आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। तो उदारीकरण एवं निजीकरण से देश का धन थोड़े से व्यक्तियों को या घरानों के पास इकट्ठा हो जाएगा। इससे अधिक आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। आर्थिक समानता को स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के ही हाथों में देखने को मिलेगा। विदेशी पूंजी का आगमन। बोला गया है कि उदारीकरण निजीकरण से विदेशी कंपनियां भारत में पूंजी लाएंगी, जिससे विदेशी पूंजी का आगमन होगा और भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा। उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध, क्योंकि बोला गया है कि इसके द्वारा मुख्यतः यह देखा जाता है कि जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण किया जाता है और जो उच्च वर्ग है वो प्रगति के शिखर पर
प्रगति के शिखर पर रहता है, जबकि जो श्रमिक वर्ग है वो और जो है वो शोषित होता जाएगा। उपभोक्ताओं को लाभ। उदारीकरण का महत्वपूर्ण जो गुण है वो है उपभोक्ताओं को ये लाभ प्रदान करता है, जबकि दोष ये है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि होती है। लघु एवं कुटीर उद्योगों से हमारा अभिप्राय उन उद्योगों से जो छोटे छोटे जो है व्यापार जो है वो लोगों के द्वारा घर से ही जो शुरू किए जाते हैं उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योग कहा जाता है। लघु एवं कुटीर जो उद्योग होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विदेशी कंपनियां उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में निवेश कर रही हैं, जिससे लघु उद्योग की बर्बादी होगी, क्योंकि वे विदेशी कंपनियों का मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगी। बोला गया है कि उदारीकरण के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगी। वर्तमान समय में सारा विश्व एक इकाई बन चुका है। विश्व के किसी भी भाग में कोई भी घटना होती है तो उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति से भारत विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगा। आज विश्व व्यापार संघ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा अन्य के क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का सदस्य है। और लास्ट आपका दोष आ जाता है आर्थिक समाजवाद का प्रसार। विदेशी कंपनियों के भारत में आने से आर्थिक समाजवाद का खतरा पैदा हुआ है। भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के परिणाम स्वरूप अपनी आज़ादी खो देने के भूलना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास फिर दोहराया जाए और भारत आर्थिक समाजवाद का जो है वो शिकार ना हो जाए। तो ये थे इसके गुण और दोष। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पेपर में आप जब भी रिवाइज करें तो आपको जो है वो इजी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नई औद्योगिक नीति। तो सबसे पहले परिचय देखेंगे हम। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के बावजूद भी आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थिति बहुत खराब थी। मई जून 1991 में हुई आम चुनावों के बाद में प्रधानमंत्री हम फिर से रिपीट करेंगे कि मई जून 1991 में हुई आम चुनावों के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की। नई औद्योगिक नीति वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विलक्षण औद्योगिक जीवन दर्शन का समयानुकूल विस्तार है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो नई औद्योगिक नीति है वो भारत की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के द्वारा जो नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उसके क्या उद्देश्य थे और क्या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसको लोगों तक पहुंचाया गया। पहला उद्देश्य था भारतीय व्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था। दूसरा था आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। तीसरा, प्रतिबंधों को हटाकर माल सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधनों और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह को अनुमति प्रदान करना था। और लास्ट था अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके कुछ आपके उद्देश्य। आप अगेन ये उद्देश्य आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद लिखे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं सभी का। होप आपके लिए जो मेरी वीडियो है वो हेल्पफुल रहे। अब हम देख लेते हैं इसका विशेषताएं। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषताएं हैं वो है प्रौद्योगिकी की लाइसेंसीकरण नीति। तो या नियंत्रणों में छूट, लाइसेंस मुक्त व्यवस्था जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक दक्ष, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कुछ उद्योगों को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंसीकरण से यह छूट मझोले तथा लघु उद्यमियों के लिए विशेष रूप से सहायक होगी, जो लाइसेंस को प्रचलित प्रणाली के कारण अनावश्यक रूप से परेशान होते थे। दूसरा है विदेशी निवेश या नियंत्रण संवर्धन
तथा आयात में ढील की प्रणाली। भारतीय उद्योग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करते समय नई औद्योगिक नीति के जरिए भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के अवसरों का पता लगाने की संभावनाओं के भरपूर दोहन का संकल्प घोषित किया गया है। यह महसूस किया गया है कि घरेलू तथा विदेशी उद्योगों के बीच संबंध प्रौद्योगिकी तथा निवेश दोनों स्तरों पर पहले की अपेक्षा अधिक गतिशील होने चाहिए। विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार का विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक तथा नियंत्रित संवर्धन के तुरंत लाभ प्राप्त होंगे। इसलिए सरकार अब देश के बढ़ते औद्योगिक विकास के हित में विदेशी निवेश का स्वागत करेगी। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते। नई दिल्ली नीति में यह घोषित किया गया है कि भारतीय उद्यमी अब प्रौढ़ तथा परिपक्व हो चुका है और विदेश प्रौद्योगिकी सप्लाई करने वालों के साथ उसके वाणिज्यिक संबंधों के अफसरशाही एवं अवरोधक तत्व है। ऐसे नियंत्रणों को कम करने पर भारतीय उद्योगों को विश्व के अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत उद्योगों में प्रौद्योगिकी गतिशील के अपेक्षित स्तर की प्राप्ति के लिए सरकार निर्दिष्ट मानदंडों के भीतर उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों से संबंधित प्रौद्योगिक समझौते को स्वतः अनुमोदन प्रदान करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति। नई नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में रक्षा से संबंधित उत्पादन एवं संयंत्र, परमाणु ऊर्जा, धातु, कोयला, तेल एवं खनिज के खनन, अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुएं और रेल परिवहन ही रह गए हैं। अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र में उद्यमियों के लिए खोले जा चुके हैं। और लास्ट आपका आता है MRT अधिनियम या अधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत बड़ी कंपनियों और औद्योगिक घरानों पर एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार प्रणाली MRTP की तरह पूंजी सीमा समाप्त कर दी जाएगी तथा इसके लिए शीघ्र ही कानून में संशोधन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन या इसके गुण और दोष देखेंगे नई औद्योगिक नीति के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो इसका गुण है वो देख लेते हैं। नई औद्योगिक नीति में लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इससे औपचारिकताओं में पहले जो समय बर्बाद होता था अब नहीं होगा। दूसरा है लाइसेंस प्राप्ति के लिए उद्योगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था जो अब नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है नई औद्योगिक नीति से उपभोक्ताओं के अधिकारों को औद्योगिक सुरक्षा मिल सकेगी। चौथा, नई औद्योगिक नीति ने प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा मिला। दोष देख लेते हैं। नई औद्योगिक नीति बेरोजगारी और आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठाएगी। नई औद्योगिक नीति से निजी क्षेत्र को बढ़ावा तो मिलेगा और सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति का लाभ केवल उद्योगपतियों को ही होगा और जो श्रमिक वर्ग है वो केवल शोषित ही देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं इसका मूल्यांकन। तो एकाधिकार, अब इसका जो मूल्यांकन है उसके बारे में थोड़ा ही मैं बताऊंगी क्योंकि आपको पूरा टॉपिक मैंने करवा दिया। अब आप जो है वो मूल्यांकन कर सकते हैं। ये मूल्यांकन जो है वो उदारीकरण का मूल्यांकन है। तो सबसे पहला है एकाधिकार में वृद्धि। आरंभ से ही विभिन्न नीतियों का यह उद्देश्य रहा है कि एकाधिकार प्रवृत्तियों का नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस नीति बनाई और इसमें कई बार परिवर्तन भी किए, परंतु औद्योगिकरण ने बड़े बड़े उद्योगपतियों की शक्तियों में काफी वृद्धि की है। दूसरा आता है वर्ग एकता को यह महत्व देती है क्योंकि वर्तमान समय में सभी उद्योगों ने अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग संगठन बना लिए हैं और वे संगठन अपने समूहक आर्थिक शक्ति द्वारा औद्योगिक नीति को अपने मनोरथ के लिए अपने पक्ष में बनवाने के लिए सरकार को प्रभावित करते हैं। औद्योगिक नीति का यह रुख अच्छा प्रभाव कहाँ जा सकता है, परंतु इससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है। तीसरा है लघु उद्योग। देश में फैली हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योग पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की समस्या का समाधान लघु उद्योगों के माध्यम से ही किया जा सकता है। श्रमिक वर्ग। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी पाई जाती है। देश की अधिकांश ग्रामीण जनता का निर्वाह भी काफी मुश्किल से होता है। भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण अधिक से अधिक लोगों की आय जो है वो कम होती गई है और लोगों को काम प्राप्त करने के लिए कस्बों और शहरों में अपना
घर बनाना पड़ा है या की ओर जाना पड़ा है। यह अधिकतर निम्न जातियों और अछूतों से संबंधित होते हैं। भारत में विभिन्न औद्योगिक नीतियों का इन श्रमिकों की दशा में सुधार लाने का कोई भी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है और आपका 5th पॉइंट है श्रम संघवाद का उदय। भारत में औद्योगिकरण के कारण मालिकों तथा श्रमिकों के संबंध पेचीदा होते जा रहेंगे। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, जिसके लिए वे श्रमिकों का शोषण किसी भी हद तक कर सकते हैं। वे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देते थे और अन्य सुविधाएं भी नाम मात्र की दी जाती थी। और लास्ट आपका आता है सफेद पोश वर्ग। भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप देश भर में श्रमिक वर्ग में एक सफेद पोश वर्ग का भी उदय हुआ है। इस वर्ग में इंजीनियर, लेखांकन, मैनेजर, विक्रेता आदि शामिल किए गए हैं। इस वर्ग का मुख्य विशेषता यह है कि यह अपने अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहता है और अपने अधिकारों के लिए सदैव प्रयत्नशील भी रहता है। गत वर्ष में भारत में इस वर्ग के सदस्यों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि देखने को जो है वो मिली है। और लास्ट आपका आ जाता है मूल्यांकन, जो आपका सभी का आप कुछ भी लिखेंगे, आपका एक पॉइंट आपका मूल्यांकन का भी आप डाल सकते हैं। और स्टूडेंट साथ ही साथ में आप क्वेश्चन एंड करेंगे वो आप करेंगे निष्कर्ष के साथ, आपका जो क्वेश्चन है वो एंड होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं पेज डिवाइडेशन। तो सबसे पहले आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने कितना लिखना है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने 1 पेज फॉर ईच क्वेश्चन, मीन्स की जो है आपने 5 पेज कवर करने हैं। फिर आपका आता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स के या तो आपको 4 क्वेश्चन आते हैं या आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाते हैं, बट आपने 2 पेज फॉर ईच क्वेश्चन ही करना है, मीन्स कि 10 पेज आपने लिखने हैं। फिर आपका आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके लिए 4 पेज फॉर ईच क्वेश्चन आपने करने हैं, मीन्स कि आपके 16 पेजेस जो कवर होने चाहिए। तो टोटल 16 + 10 + 5 = 31 आपके पेजेस जो है वो कवर हो जाएंगे इसी तरह से। सो स्टूडेंट ये था आपका यूनिट नंबर 3 जो है आपकी उदारीकरण, और इसके साथ यूनिट नंबर 3 आपकी कवर हो गई। यूनिट नंबर 2 मैंने पहले कवर कर दी थी। अब जल्दी ही जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी यूनिट नंबर 4 पर। तो आपके लिए अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट जो है वो लेकर आऊँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में ये भी बता दीजिए कि कल आपका एग्जाम है तो आपके एक लाइव सेशन या आपकी एक लाइव क्लास में कब अटेंड करूँ। आपके टाइमिंग के ही अनुसार जो है मैं लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।